हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेकंड कर्नाटिक वॉर। आखिर ये हुआ कैसे, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, इसका बैकग्राउंड क्या था। लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी युद्ध को समझने से पहले उसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में उसका बैकग्राउंड समझा था कि वो कहाँ क्यों शुरू हुआ था, तो उसका मेन रीजन था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। अब यहाँ पे देखेंगे इसका बैकग्राउंड है कि उस टाइम पे क्या कहते हैं, मुगल शासन पूरे क्षेत्र में, भारत का ये नक्शा ये देखिए, ये पूरा एरिया मुगल शासक के अंडर आता था। और उस टाइम था मुगल शासक किंग औरंगजेब। तो किंग के नीचे प्रोविंसेस होती थी, छोटी छोटी प्रोविंसेस में बांट दिया जाता था इसको। और उन प्रोविंसेस में हेड प्रोविंसेस के नीचे होता था सूबा, और इसके यहाँ पे गवर्नर होते थे और यहाँ पे सब गवर्नर होते थे। तो ऐसे सूबा में बटे हुए थे। फिर 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर स्टार्टेड वीकिंग। अब ये जो छोटी छोटी पावर्स थी वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लग गई थी। मुगल एम्पायर पूरा टूटने लग गया था और छोटी छोटी शक्तियां उभरने लग गई थी। एज अ रिजल्ट सम ऑफ द गवर्नर्स डिक्लेयर देमसेल्फ निजाम ऑफ द स्टेट। ओके, देन सक्सेसर ऑफ हैदराबाद। ये उस टाइम का हैदराबाद का मैप था 1714 के टाइम का। तो जो गवर्नर, ये सूबा था, एक सूबा, और इसका गवर्नर यहाँ पे क्या करता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। और वो था, उसका नाम था आसफ जा फर्स्ट। आसफ जा फर्स्ट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द निजाम ऑफ द हैदराबाद इन द ईयर 1924। देन कर्नाटिक वाज सूबा अंडर द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द गवर्नर वाज मोहम्मद शेर। ओके, ये हैदराबाद है और हैदराबाद के बगल में यहाँ पे कर्नाटक था। तो हैदराबाद के अंडर में ये कर्नाटक वाला रीजन इसका सूबा कहलाता था। ये प्रोविंसेस हो गया, प्रोविंस के अंदर ये वाला क्या, सूबा। तो ये कर्नाटक इसका सूबा हो गया। तो यहाँ का हैदराबाद का क्या कहते हैं, निजाम कौन बना, आसफ जा फर्स्ट। और ये कर्नाटक वाले रीजन का यहाँ पे इसने अपॉइंट कर दिया नवाब, जिसका नाम था मोहम्मद सैयद। ओके, दोनों चीज, एक आसफ जा फर्स्ट ये गया हैदराबाद में, और दूसरा मोहम्मद सैयद ये कहाँ का बना, कर्नाटक रीजन का। सैयद एज अ किंग टेक द टाइटल ऑफ सदातुल्ला खान इन 1724 से 1732 इसका टाइम पीरियड था। अब हम इसको सैयद या मोहम्मद नाम से नहीं देखेंगे, अब इसका टाइटल सदातुल्ला खान के नाम से इसको देखा जाएगा। इन हैदराबाद में क्या हो गया, आसफ जा डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई, एक डायनेस्टी ये हो गई, और दूसरी डायनेस्टी कर्नाटक में नवायत डायनेस्टी स्टैब्लिश, ये सदातुल्ला खान ने स्टैब्लिश की थी। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ सदातुल्ला फर्स्ट, दोस्त अली खान टेक दी चार्जेस ऑफ द नवाब इन द कर्नाटक रीजन। तो ये 24 से 32 का टाइम पीरियड था सदातुल्ला खान का। ये इसके मरने के पश्चात ही दोस्त अली खान, इसका खुद का कोई बेटा नहीं था, तो अपने दोस्त के बेटे, ये दोस्त अली खान उसका फ्रेंड का बेटा था, उसको इसने गोद लिया था। तो ये अब नवाब बनता है, दोस्त अली खान टेक द चार्जेस ऑफ द नवाब ऑफ कर्नाटक रीजन। ओके, देन अब यहाँ पे देखते हैं नवात डायनेस्टी, मतलब कर्नाटक वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं। यहां पे क्या होता है, सबसे पहले सफदर अली खान, मतलब क्या होगा, दोस्त अली खान, उसके मरने के बाद फिर यहां पे आएगा सफदर अली खान। इसका टाइम पीरियड था क्या कहते हैं 1740 से 1742। ये उसका बेटा था। अब इसको नोट करते जाइएगा, बेसिकली या तो कॉपी पे नोट करिए या माइंड पे नोट करिए, बट नोट करते जाइएगा। दोस्त अली खान का ये बेटा था सफदर अली खान, जो कि 1740 से 1742 ईस्वी तक था। लेकिन इसका किस्मत अच्छा नहीं था, तो ये जल्दी ही मारा गया था। और दूसरी ओर था चंदा साहेब, ये क्या था, सन इन लॉ था। किसका सन इन लॉ, तो दोस्त अली खान का। ये बेटा है और ये सन इन लॉ है। तो बेटा मारा गया, अब सन इन लॉ, और ये इसकी भी एक मजबूरी थी, उस टाइम ये मराठा इसको कैप्चर कर लिए थे, तो ये मराठा के जेल में था, प्रिजन में पड़ा हुआ था। तो जब ये मर गया सदर अली खान, तो इसका बेटा था 7 साल का, उसका नाम था सदातुल्ला खान सेकंड। जब सफदर अली खान मरा तो हैदराबाद का जो निजाम था अजय शाह, वो आया और बोला कि नहीं, हम तुमको यहाँ का नवाब बनाते हैं। तो छोटे से बेटे को नवाब बना दिए। कौन से में, 1742 से 1744 में। ये 7 साल का था। और इसके सेफ गार्ड के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए अनवरुद्दीन को अपॉइंट करके गया था वहां पे कि ये इसकी सुरक्षा करेगा। ओके, लेकिन क्या कहते हैं, उसका किस्मत ज्यादा अच्छा नहीं था। तो वो 2 साल के बाद ही
सदातुल्ला खान सेकंड वो मर जाता है। फिर क्या होता है अब आगे की देखते हैं। चंदा साहब जो कि उसका सन इन लॉ था, दोस्त अली खान का सन इन लॉ, क्या ही रिलीज फ्रॉम द प्रिजन ऑफ मराठा, मराठा के पास से वो कैसे भी करके भाग जाता है। एंड चंदा साहब ज्वाइन द हैंड्स विद द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, देन लेट्स सेकंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, डुप्ले के पास जाता है और बोलता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा है, वहां का मैं दामाद हूं और मेरे को क्या कहते हैं ये पद मिलना चाहिए, लेकिन मेरे को नहीं मिलता, ऐसा करके। अब इधर देख लेते हैं आसफ जाह डायनेस्टी, ये हैदराबाद की बात चल रही है। इन जून 1748 उधर कर्नाटक में अभी कौन है किंग, क्या कहते हैं, चंदा साहब चला गया फ्रेंच लोगों के पास कि मेरे को किंग नहीं बनाए। और इधर देखते हैं आसफ जाह डायनेस्टी, यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ जून 1748 में आसफ जाह फर्स्ट डाइड, ये मर जाता है। देन द नासिर जंग, नासिर जंग अब कौन था ये देखना जरूरी है, नासिर जंग कौन था और मुजफ्फर जंग। तो आसफ जाह था किंग और नासिर जंग उसका बेटा था और मुजफ्फर जंग उसका सन इन लॉ था। ओके, तो नासिर जंग ने क्या किया था, वैसे देखा जाए कि किंग के मरने पे उसका बेटा ही किंग बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन अलग थी। नासिर जंग ने एक बार अपने पिता को मारने की कोशिश की थी, कब 1741 में, लेकिन आसफ जाह बच गया था तो नासिर जंग को कूट के बहुत कूटा और भगा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, दैट्स वाई द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ हैदराबाद निजाम वाज द मुजफ्फर जंग, इसीलिए मुजफ्फर जंग को नया क्या कहते हैं निजाम बना दिया गया हैदराबाद को और इसको भगा दिया गया। नासिर जंग आल्सो केम टू दी अनवरुद्दीन एंड मुजफ्फर जंग केम टू दी चंदा साहब। ओके, देखना नासिर जंग कहाँ चला गया, अनवरुद्दीन के पास, कर्नाटक वाले के पास, और मुजफ्फर जंग कहाँ चला गया, चंदा साहब। अब यहाँ पे हम अच्छे से क्लियर करते हैं सब चीजें। चंदा साहब था, चंदा साहब के पास आ गया मुजफ्फर जंग और मुजफ्फर जंग के साथ है फ्रेंच, तो एक टीम बन गई ये टीम ए। और टीम बी में क्या हुआ, अनवरुद्दीन था कर्नाटक रीजन में और नासिर जंग आ गया कहां से, अपना हैदराबाद से। तो ये दोनों ने जब देखा कि इस साइड फ्रेंच है तो इन्होंने क्या किया, इनके दुश्मन ब्रिटिश को भी बुला लेते हैं, तो ये बी टीम बन गई हमारी, अनवरुद्दीन, नासिर जंग और ब्रिटिश की। अब यहां पर शुरू होगी लड़ाई। ओके, तो पहला बैटल होता है बैटल ऑफ अंबूर 1748 में। This is the beginning of the Second Carnatic War and the Anawaruddin was defeated and killed in this Battle of Ambur. जब लड़ाई हुई तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भारी पड़ गई और अनवरुद्दीन बहुत बुरी तरह हारा और मारा गया। एज अ रिजल्ट द बैटल ऑफ चंदा साहब बिकम द नवाब ऑफ कर्नाटक। देखो यहाँ पे एक प्लेयर खत्म, अनवरुद्दीन था कर्नाटक का नवाब, ये खत्म हो गया, तो रिजल्ट में कौन बना, चंदा साहब नया नवाब बन गया कर्नाटक का। देन द चंदा साहब रिवॉर्डेड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी विथ अ ग्रांट ऑफ 80 विलेजेस अराउंड द पुंडुचेरी। उस आसपास के जितना भी एरिया था पांडुचेरी का, उसको 80 विलेजेस गिफ्ट कर दिया, किसको, रिवॉर्ड, एज अ रिवॉर्ड दे दिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, किसने हेल्प किया था चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनने के लिए। देन द टू बैटल्स ऑफ तिरुवडी इन 1750। अब क्या होता है, वल्लाह जा, ये नाम याद रखिएगा, वल्लाह जा ये था अनवरुद्दीन का बेटा था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में एक प्लेयर कम हो गया था अनवरुद्दीन खत्म होने के बाद, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वाले उसके बेटे वल्लाह जा को भी अपने साथ बुला लेते हैं। तो अब ये फिर से 3 लोग हो गए, नासिर जंग, वल्लाह जा और ब्रिटिश। देन इन दी आफ्टर मैथ ऑफ बैटल ऑफ तिरुवडी, तिरुवडी ये एक क्या कहते हैं बेसिकली फोर्ट था, तो यहां पे आके कौन छिप गया था, वल्लाह जा। फ्रेंच आर्मी इसके पीछे पड़ी हुई थी कि यहां पे तिरुवडी से ये भाग के, यहां पे युद्ध हुआ, तिरुवडी में युद्ध हुआ, जिसमें बेसिकली फिर से वल्लाह जा और जो उसके कंपेनियन थे वो हार गए थे, तो वल्लाह जा वहां से भाग गया। और कहां भागा, तो जिंजी अराउंड 80 किलोमीटर अवे था, दूर था कर्नाटक, आरकोट, कर्नाटक का बेसिकली क्या कहते हैं जो कैपिटल है वो आरकोट है, और आरकोट से 80 किलोमीटर था जिंजी, और जिंजी में ये फोर्ट था, जिंजी फोर्ट। तो इसको मैं बता दूं, जिंजी फोर्ट बेसिकली अपने फोर्टिफिकेशन के लिए फेमस था कि उसको आज तक कोई नहीं भेद पाया था। इवन औरंगजेब को भी इसको भेदने में 8 साल लगे थे, और यहीं जाके छिप गया था वल्लाह जा। ठीक, याद रखते जाइएगा वल्लाह जा। देन अब जिंजी में ये छिपा था, तो फ्रेंच क्या किए, अब सोचे कि इसको भाई वहां से भी खदेड़ मारना है, भगा देना है। तो फिर बैटल ऑफ जिंजी होता है 1750 में। लेकिन अब जब
फ्रेंच वाले वहां पहुंच गए और उस फोर्ट को, सोचिए वो उस फोर्ट की खासियत है कि उसको कोई भी भेद नहीं सकता था, लेकिन फ्रेंच वालों ने एक रात में ही उसको भेद दिया। तो फिर ब्रिटिश और नासिर जंग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नासिर जंग भी दोनों आ जाते हैं मदद करने के लिए, किसकी, वल्लाह जा की। बट हियर आल्सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हैव अपर हैंड ओवर द ब्रिटिश। फ्रेंच ईस्ट इंडिया ने यहाँ पर भी ब्रिटिशों को कुचूर दिया, भगा दिया अच्छे से, मतलब धर के मारे। फिर नासिर जंग वाज किल्ड बाय हिज ओन सपोर्टर। डुप्ले को इसलिए बोला जाता था वो बहुत सातिर था। डुप्ले ने क्या किया, जो नासिर जंग था उसके पार्टी से, सामने वाले पार्टी से किसी को मतलब इम्प्रेस कर लिया, या जो भी ब्राइब्स वगैरह देके उसको इम्प्रेस कर लिया, और उसने उसी को, नासिर जंग को ही मरवा दिया। तो नासिर जंग वाज किल्ड बाय हिज ओन सपोर्टर इन द 16 दिसंबर 1750। नाउ द मुजफ्फर जंग वाज द न्यू नवाब ऑफ द हैदराबाद। ओके, अब दोनों जगह देख लेते हैं। यहाँ फ्रेंच वालों की पावर बहुत आगे बढ़ गई, हैदराबाद में भी मुजफ्फर जंग आ गया, मतलब फ्रेंच के सपोर्टर आ गए, और जो कर्नाटक रीजन में भी, वहां पर भी क्या कहते हैं, चंदा साहब था जो कि फ्रेंच का ही सपोर्टर था। देन बट आफ्टर सम टाइम मुजफ्फर जंग वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ लेकरे पड्डी पास। ये अफगान, क्या बेसिकली अफगान लोग अटैक किए थे मुजफ्फर जंग के पास, तो इस लड़ाई में मुजफ्फर जंग मारा जाता है। ठीक, नाउ दी सलाबत क्या कहते हैं, सलाबत जंग वाज मेड द निजाम ऑफ हैदराबाद। ओके, सलाबत जंग को अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैदराबाद का नया निजाम घोषित कर देते हैं। और सलाबत जंग कौन था, ये याद रखने वाली बात है। तो सलाबत जंग वाज द सन ऑफ आसफ जा फर्स्ट एंड द यंगर ब्रदर ऑफ द नासिर जंग। ओके, उसका छोटा भाई था नासिर जंग का। देन अब यहाँ पे एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। उस टाइम ये कैप्टन हुआ करता था भाई, इसने आके पूरा पढ़ला ही। अभी फ्रेंच 2-0 से आगे चल रही थी युद्ध में, और ब्रिटिशों का खाता नहीं खुला था। यहाँ पे फिर रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है। रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ड एंड कैप्चर द आरकोट विद जस्ट 500 सोल्जर्स। ओके, आरकोट मतलब कि यहाँ पे कौन है, चंदा साहब। चंदा साहब के ऊपर अटैक कर दिए 500 सोल्जर के साथ, और चंदा साहब वहां फोर्ट से भाग गया। बाकी फोर्ट को किला किसने कर लिया, रॉबर्ट क्लाइव ने। चंदा साहब भाग गया। चंदा साहब ऐसा खराब आदमी था कि उसके हर जगह दुश्मन थे। वो जैसे ही वहां से भागा, तंजौर में, उसका वो होम टाउन था तंजौर में उसको मराठा आर्मी पकड़ ली और वहीं पे मार दी। कही बेटा अब तू नहीं बच पाएगा, एक बार तू भग गया रहा, अब नहीं भग पाएगा। देन फिर क्लाइव कैप्चर द फ्रेंच हेड फोर्टेस ऑफ कोवलोंग एंड द चिनलेपेट इन द एंड ऑफ द 1752। मतलब 1752 के एंड तक में अब क्या कहते हैं, ब्रिटिशों का भी उत्साह पहले से बढ़ गया था। शुरुआत में 2-3 युद्ध हारने के बाद अब उनका उत्साह बढ़ गया रॉबर्ट क्लाइव आने के बाद। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने आने वाली हैं जल्दी। देन द 3 बैटल्स ऑफ त्रिचिनोपोली, ये इंपॉर्टेंट बैटल है। देन द फ्रेंच कमांडर एम ऑस्ट्रक वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश टीम। यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिश आर्मी भारी पड़ गई फ्रेंच आर्मी में, और इतना ज्यादा भारी पड़ गई कि फ्रेंच आर्मी का एक क्या कहते हैं कमांडर एम ऑस्ट्रक, उसको कैप्चर कर ली, बंदी बना लिया अपने लिए। तो ये फ्रांस वालों के लिए बहुत ही शर्म की बात थी, और ये बात फ्रांस वालों को पता चली कि उनका एक कमांडर ब्रिटिशों के पास कैप्चर्ड हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, डुप्ले जो था उसको वापस फ्रांस बुला लिए। मैं बताया था ना आपको, डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लेंगे, और यहाँ पे वही हुआ कि डुप्ले को वापस फ्रांस बुलाए और इस हार का पूरा बोझ उसी के सिर में फोड़ दिए कि ये तुम्हारे कारण ही ये युद्ध हारे हैं, और उसको केस वगैरह हो जाता है, वो अलग बात है। देन भी इंडिया में क्या होता है, इंडिया में डुप्ले वॉज रिप्लेस्ड बाय द एम गोधू हु हैड ऑर्डर फ्रॉम द फ्रांस टू नेगोशिएट एंड एंड टू फाइटिंग। मतलब उसको बेसिकली इसलिए भेजा गया था, तुमको वहां जाके लड़ना नहीं है भाई, तुमको जाके वहां नेगोशिएट करना है और अपने कमांडर को वापस लेना है और इस युद्ध को खत्म करना है कैसे भी करके। देन इन जनवरी 1755 अ कंडीशनल पीस ट्रीटी, इसको याद रखिएगा, कंडीशनल पीस ट्रीटी, द ट्रीटी ऑफ पुदुचेरी वाज एग्रीड व्हिच द ऑफिशियली एंडेड इन द सेकंड कर्नाटक वॉर। और इसी पीस ट्रीटी के तहत हमारा दूसरा कर्नाटक वॉर भी खत्म हो जाता है। अब आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थर्ड कर्नाटक वॉर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।